हाय स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस लेक्चर में आपका वेलकम है। पिछले लेक्चर में बेटा मैंने बताया था आपको प्लांक क्वांटम थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल्स कराए थे। प्लांक क्वांटम थ्योरी एंड इट्स न्यूमेरिकल। और आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है बोर एटॉमिक मॉडल। और पिछले चैप्टर का जो न्यूमेरिकल मैंने कराया था उस पर बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में उसको आपको फिनिश करने हैं। तो बेटा बोर एटॉमिक मॉडल में जो पहले मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। ये जो मॉडल दिया गया था वो बेस्ड है हमारे पास थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। इसमें जो हम लोग तीन और सबसे जो मेन बात होती है इस मॉडल की कि बोर एटॉमिक मॉडल तभी सही होता है जब उस स्पीसीज के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। द मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक, चाहे हाइड्रोजन हो या आप हीलियम प्लस कर दें क्योंकि हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम पे 2 प्लस हो। तो ये आयंस और हाइड्रोजन के लिए मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल हो उसके लिए बोर का मॉडल सही होता है। और इस मॉडल के अंदर जो तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, पहला है कूलम्बिक फोर्स। आपको पहले से पता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड के इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ये कूलम्बिक फोर्स होता है, दो अपोजिट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। अब अगला होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करे तो सेंटर के बाहर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और वो होता है mv² बाई आर। m जो पार्टिकल उस सर्कल पर रिवॉल्व करेगा, v उसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंड r उस सर्कल का रेडियस है। और तीसरा होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम आप लोग जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी को बोलते हैं, v इंटू एम को बोलते हैं मोमेंटम। लेकिन जब आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो तीन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कूलम्बिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, मतलब बोर ने जो बातें बताई थी अपने मॉडल के अंदर उसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे सारी बातों को। पहली बात उन्होंने क्या बोली थी कि एटम हैज़ अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये बात मैंने पहले आपको बताया है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन्स होंगे। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम। जो हमारे पास न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के कंपेयर में काफ़ी छोटा होता है। सेकेंड जो इन्होंने बात बताई थी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और जो उनके रिवॉल्व करने का पाथ होगा दैट इज सर्कुलर, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। और बेटा यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होना शुरू होगा, कूलम्बियन फोर्स। द अट्रैक्शन फोर्स कूलम्बिक या उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलेंगे, बिटवीन न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज था एंड इलेक्ट्रॉन जिस पे नेगेटिव चार्ज था इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स एक तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, और उसके मैग्नीट्यूड के बराबर एक सेंटर के बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये दोनों फोर्सेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स टुवार्ड्स न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमने बात की थी, और जो सेंटर से बाहर ऑपरेट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमेशा एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। नेक्स्ट जो तीसरा हमारे पास बात है इस बोर मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम MBR ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मीन्स इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे रिवॉल्व करेगा
जिस पाथ के लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इट मीन्स MBR इक्वल टू n इंटू h/2 पाई, जहाँ पे n आपका कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, जीरो फ्रैक्शनल और नेगेटिव वैल्यू n का पॉसिबल नहीं होगा। इसी को बेटा हम लोग NH बार भी लिखते होते हैं। h/2 पाई को हम लोग यहाँ बार की इक्विवेलेंट मानते हैं, वेयर n बराबर पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स जो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा। n मेंबर ऑफ i पॉजिटिव का मतलब इंटीजर का ही मेंबर है। h आपका इसमें जो आएगा वो कांस्टेंट होता है, प्लैंक कांस्टेंट। पाई आप जानते हैं कि कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, 3.14। तो अगर आप n का वैल्यूज आप चेंज करते जाते हैं, आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए n अगर आप चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि MBR चेंज होगा, और वो 1 इंटू h/2 पाई, सेकेंड के लिए 2 इंटू h/2 पाई, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 इंटू h/2 पाई के बराबर होगा, पर ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यही बात मैंने यहाँ आपको बताया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम कैन हैव वैल्यूज सच एज h/2 पाई, 2 इंटू h/2 पाई, 3h/2 पाई, 4h/2 पाई, 5h/2 पाई एंड लाइक दैट, बट कैनॉट फ्रैक्शनल वैल्यू सच एज 1.5h/2 पाई, या कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू इस एंगुलर मोमेंटम का पॉसिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो बात बोर ने बताई थी, फोर्थ पॉइंट है कि द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसको हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट नाम देते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट, बिकॉज इन दिस ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब बेटा एक ही सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, या एनर्जी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेशनरी हम लोग एनर्जी भी बोलते होते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है कि ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर these orbit are also called as energy level and are numbered as 1 2 3 4, नहीं तो ओल्ड तरीके से आप KLMNO भी आप राइट कर सकते हैं। मीन्स हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, जब तक इन ऑर्बिट में चेंज नहीं होगा तब तक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। और इसको 1 2 3 4 5 से डिनोट करें, या ओल्ड तरीका होता है KLMNO से भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि एनर्जी में चेंज तभी होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को शिफ्ट करे, अपने ऑर्बिट को चेंज करे, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, एनर्जी में चेंज होता है, तो वो एनर्जी फोटोन के रूप में रिलीज होगा। The emission or absorption of energy in the form of photon can only occurs when electron jump from one stationary state to another and it is delta equal to E higher minus E lower। Means जो एनर्जी में चेंज होगा वो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को चेंज करे। अगर ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो रहा है तो बेटा जो चेंज इन एनर्जी होगा, डेल्टा मतलब चेंज, ई का मतलब एनर्जी, वो ई हायर ज़्यादा एनर्जी वाले को, ज़्यादा एनर्जी वाले में से आप कम एनर्जी वाले को माइनस कर दे। जैसे अगर सेकेंड सेल से फर्स्ट में आ रहा है तो EN2 मतलब सेकेंड सेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ क्वांटम, क्योंकि एनर्जी हमेशा क्वांटम के फॉर्म में रिलीज होगा, जिसको हम लोग H इंटू न्यू भी बोलते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी में, H इंटू फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी बोलते होते हैं। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें कि मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस माना, और ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। आप इसको 1 2 3 4 5th ऑर्बिट भी मान सकते हैं, या सेल बोल सकते हैं, या ओल्ड तरीके में आप KLMNO भी बोल सकते हैं। और ये आपका न्यूक्लियस है जिस पर चार्ज पॉजिटिव है। हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी लेवल है, E1 E2 E3 E4 E5 मैंने ये माना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है, जैसे 5th से 4 में आए, 4 से 3rd में आए, या 3rd से 2nd में आए,
तो ज़्यादा एनर्जी लेवल से जब कम में आएगा तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और उल्टा अगर आप चाहते हैं कि लोअर सेल से हायर सेल में जाए तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, वैसे केस में एनर्जी ऑब्जर्व होगा। एनर्जी इज ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट। जब कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है तब एनर्जी ऑब्जर्व होती है। एंड इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट। और रिलीज कब करेगा? जब ऊपर वाले से नीचे वाले में जंप करेगा। तो यहाँ तक बेटा मैंने बताया जो मेन पोस्टुलेट्स थे बोर के, और आगे जो हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की, बोर मॉडल का कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं। मेनली बोर का जो एप्लीकेशन होता है वो रेडियस निकालने में ऑर्बिट का, दूसरा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को निकालने में किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा पाथ पे, और तीसरा उसकी जो टोटल एनर्जी होगी हर पाथ के लिए उसका डेरिवेशन करेंगे। एंड दैट विल बी टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल जो अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।